Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the synapse. Let's start. Synapse. इसको कंफ्यूज नहीं करना साइनेप्सिस के साथ, क्योंकि साइनेप्सिस वो प्रोसेस था ड्यूरिंग मियोसिस की प्रोफेज 1 में, जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो एक दूसरे के जो है वो करीब आते हैं और उनके आपस में दे कम क्लोज टुगेदर, तो दैट इज कॉल्ड अ साइनेप्सिस. ठीक है, वहां पर उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता था, दैट इज साइनेप्सिस. लेकिन साइनेप्स जो है इट इज समथिंग एल्स. ठीक है, सो हम पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं. व्हाट इज साइनेप्स? सो साइनेप्स, it is a microscopic gap between two consecutive neurons, as there are no cytoplasmic connection between the neurons. So each of these contact point, मतलब कि जो माइक्रोस्कोपिक गैप है, that is called the microscopic gap is called synapse. क्लियर? सो आमतौर पर हम जिन साइनेप्सिस की बात करते हैं, दे आर द केमिकल साइनेप्सिस. और केमिकल साइनेप्सिस में जब भी दो कंसेक्यूटिव न्यूरॉन्स या एक न्यूरॉन और साथ में मसल फाइबर या एक न्यूरॉन या फिर ग्लैंडुलर सेल वो जब आपस में इन कांटेक्ट आते हैं, तो उनके दरमियान कोई भी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होता, बल्कि उनके दरमियान में एक माइक्रोस्कोपिक गैप रह जाता है. उस माइक्रोस्कोपिक गैप को सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोलते हैं, उसको सिनेप्टिक ट्रफ भी बोलते हैं, और उसी को ही हम बोलते हैं साइनेप्स. क्लियर? सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम साइनेप्सिस. क्लियर? अब हम साइनेप्स की बात करेंगे इसकी टाइप्स के वाले से. जो मेजर क्लासिफिकेशन है साइनेप्स की, सो देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ साइनेप्स. और वो दो ब्रॉड कैटेगरीज क्या हैं? Number 1 are the chemical synapses, and number 2 the electrical synapse. इन दोनों में मेजर डिफरेंस, पहले इनके हम जनरलाइज्ड जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस किस किस चीज़ का हो सकता है. सो फर्स्ट थिंग इज दैट अ केमिकल साइनेप्स, इट इज बिटवीन टू न्यूरॉन्स और between a neuron and muscle fiber, which is also called as the muscle cell, or between a neuron and a glandular cell. क्लियर? तो ये तीन मुख्तलिफ तरह के केमिकल साइनेप्सेस बन सकते हैं. जबकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स
It is between a type of synapse in which there are gap junctions. There are gap junctions between two adjacent neurons or between two cells. वो दो सेल्स भी हो सकते हैं, वो दो न्यूरॉन्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो आपस में किस तरह से जुड़े होंगे? विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शंस. तो जो गैप जंक्शंस के जरिए जो साइनेप्स बनेगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स. जबकि जब दो न्यूरॉन्स और एक न्यूरॉन और एक मसल फाइबर और एक न्यूरॉन और एक ग्लैंडुलर सेल, इनके दरमियान में जो साइनेप्स बनेगा वो एक माइक्रोस्कोपिक गैप रह जाएगा. दैट विल बी कॉल्ड एज द केमिकल साइनेप्स. तो एक तो ये मेजर डिफरेंस आ गया, नंबर वन. नंबर टू इज in case of chemical synapse, here is the second point. So they are comparatively slow. मतलब ऐसा नहीं है कि स्लो उस सेंस में नहीं है कि जनरली स्लो है. हम इन दोनों के कंपैरिजन की बात करें तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसकी निस्बत ये कंपैरेटिवली स्लो होते हैं. While the electrical synapse, they are comparatively fast. क्योंकि इनके साथ इलेक्ट्रिकल का वर्ड यूज हो गया, ठीक है. तो ये बिजली की तरह काम करेंगे, वेरी फास्ट. जो केमिकल साइनेप्स होते हैं दे आर यूनिडायरेक्शनल. यूनिडायरेक्शनल का मतलब कि एक साइड से प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से जो है वो जो करंट आएगा, मतलब कि नर्व इंपल्स आएगी एंड इट विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल साइनेप में जो एट अ टाइम क्या हो सकता है कि जो इंपल्स है इट मे पास ऑन टू द नेक्स्ट सेल्स एंड इट मे कम बैक. उसी दौरान ये वापस भी आ सकती है और उससे पहले वाले सेल के अंदर भी दोबारा से एक्शन पोटेंशियल शुरू करवा सकती है. सो दे आर बाई डायरेक्शनल. क्लियर? इनके दरमियान में जो स्पेस है, द स्पेस जो माइक्रोस्कोपिक स्पेस की बात करें इज कंपैरेटिवली मोर, और इनमें द स्पेस इज कंपैरेटिवली लेस. ठीक है, इनके दरमियान जो स्पेस है वो कम होती है. अब डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये कहां पर पाए जा सकते हैं? सो दे कैन बी फाउंड फॉर एग्जाम्पल द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. सिर्फ एक मिसाल दो, मिसालें तो बहुत सारी हैं. और यहां पर फॉर एग्जाम्पल इन द रेटिना, जो रेटिना के जो न्यूरॉन्स हैं वहां पर, या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं बिटवीन द कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स. ठीक है, जो दो कार्डियक सेल्स आपस में जुड़े हैं उनके दरमियान गैप जंक्शन है. जो तो स्मूथ मसल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, उनके दरमियान में गैप जंक्शंस हो सकते हैं. सो वहां पर जो साइनेप्स होगा दैट विल बी इलेक्ट्रिकल साइनेप्स. एक छोटी सी डायग्राम के जरिए इनको रिप्रेजेंट करूंगा, उसके बाद हम फिर डिटेल में आएंगे केमिकल साइनेप्स की. सो इट इज लाइक दिस इज अ न्यूरॉन और here is the axon
terminal of another neuron. Clear? तो यहां पर एक साइनेप्स बन रहा है, ये एक दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है, ओवर हेयर। तो उसके जो एक्सॉन की टर्मिनल यानी कि जो इसकी सिनेप्टिक नॉब और दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है उसके दरमियान यहां पर मौजूद है। दिस इज अ केमिकल साइनेप्स। और यहां पर दिस इज अ सेल, अ कार्डियक सेल। तो यहां पर इनके एडजेसेंट जो सेल है उसके और इसके दरमियान में these are the gap junctions. So this is a special channel which is called as gap junction. This is gap junction. Clear? और यहाँ से आयंस जो हैं ये इस तरह भी फ्लो कर सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं, यानी मीन्स बाय डायरेक्शनल। और यहाँ पर जो फ्लो ऑफ नर्व इंपल्स क्या है? ऑलवेज डाउनवर्ड, इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, मतलब कि एक एंडिंग से दूसरी एंडिंग की तरफ, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की ही तरफ जाएगा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स केमिकल साइनेप्स, उसको हम डिटेल से समझते हैं ताकि हमें साइनेप्स जो है एक्चुअली जो मोस्ट ऑफ द साइनेप्सिस दे आर केमिकल साइनेप्सिस। सो उनको अभी देखते हैं कि वो किस तरह से साइनेप्स बनेगा, किस तरह से एक नर्व इंपल्स जब वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किस तरह से जा सकती है, क्योंकि उनके दरम्यान में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं है जहाँ पर केमिकल साइनेप्सिस में, वहाँ पर एक माइक्रोस्कोपिक गैप है। सो हाउ इट विल बी पास्ड ऑन टू द अदर और द नेक्स्ट न्यूरॉन, इसमें किस तरह से पास होगी। सो लेट्स हैव अ लुक अपॉन द details of the chemical synapse. So dear students, now the synapse processes. अब हम देखते हैं कि किस तरह से ट्रांसमिशन होती है एक नर्व इंपल्स की दूसरे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे। सो व्हाट विल हैपन, this is one neuron, it is a synaptic knob, और यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन, और ये उसका डेंड्राइट। So here is the synapse, and if you look it a little big in diagram. So here is what it will look like. This is pre-synaptic membrane or the synaptic knob. ये synaptic knob है, ये वाली एक्सॉन की। यहाँ पर मौजूद हैं कुछ चैनल्स, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, और इसके अंदर मौजूद हैं छोटे छोटे वेसिकल्स। दीज आर कॉल्ड साइनेप्टिक वेसिकल्स, और इनके अंदर आपको ये डॉट डॉट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स। और इसके साथ यहाँ पर मौजूद हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर, द पावर हाउसेस ऑफ द सेल, सो दिस आर द माइटोकॉन्ड्रिया। और उसके नीचे मौजूद है यहाँ पर द डेंड्राइट, ठीक है, उसको ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। और यहाँ पर मौजूद हैं कुछ रिसेप्टर्स, दीज आर कॉल्ड कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। क्लियर? अब हम इसको लेबल कर लेते हैं। दिस इज द प्री synaptic
membrane, and this one is the post synaptic membrane. और इसके ऊपर मौजूद हैं, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, this is synaptic, this is synaptic vesicle carrying neurotransmitters, and this one is voltage sensitive calcium channels or gates, and these are cholinergic receptors. Clear? So what will happen? So जैसे ही नर्व इंपल्स पहुंची है जी यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर डीपोलराइजेशन हुई इस हिस्से पे, जैसे ही यहाँ पर डीपोलराइजेशन होगी तो ये उनसे वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स हैं, ये ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम आयंस दे विल मूव इनसाइड, वो अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे. दे विल मूव इनसाइड द कैल्शियम आयंस. व्हेन द कैल्शियम आयंस विल मूव इनसाइड, तो जो साइनेप्टिक वेसिकल है इसके ऊपर कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, यहाँ पर इनके साथ होती हैं. There are attached certain proteins. These proteins are called syntaxin. This is syntaxin protein. The syntaxin protein के साथ कैल्शियम बाइंड करेगी. The calcium will bind over here, the calcium ions, and will propel these synaptic vesicles towards the post-synaptic, pre-synaptic membrane. यहाँ पर pre-synaptic membrane की तरफ यहाँ पर इनको धकेलेंगे. यहां पर मौजूद है एक और प्रोटीन यहां पर. दिस प्रोटीन इज कॉल्ड साइनेप्टोब्रेविन. दिस इज साइनेप्टोब्रेविन. इसके साथ भी कैल्शियम आयंस बाइंड करते हो तो ये एक्टिवेट हो जाती है. अब साइनेप्टोब्रेविन और सिंटैक्सिन इनका आपस में बनेगा यहां पर कॉम्प्लेक्स, और ये इसके साथ आकर अटैच हो जाएगी. इट विल प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ दिस साइनेप्टिक वेसिकल टू द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. क्लियर? और जैसे ही इसके साथ आकर अटैच होंगी, नाउ दिस विल फ्यूज विद द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. अब क्या होगा कि जो साइनेप्टिक वेसिकल है इट विल फ्यूज विद द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इसके अंदर क्या मौजूद है? न्यूरोट्रांसमीटर. इट विल बी रिलीज्ड और शेल्टेड इनटू दिस गैप. तो ये बेसिकली एसिटाइलकोलिन है. एसिटाइलकोलिन क्या करेगी? इसके साथ जाकर इन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी. सो दिस विल बाइंड टू दिस द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स और एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स इसके साथ जाकर बाइंड करेंगे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स. जैसे ये बाइंड करेंगे तो यहां पर मौजूद हैं कुछ चैनल्स, दे विल बिकम ओपन, और सोडियम आयंस, याद रखना कौन से? सोडियम आयंस. The sodium ions they will move inside. तो सोडियम आयंस जैसे ही अंदर आएंगे तो यहाँ का जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है उसको रेज करेंगे, मतलब कि यहाँ पर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को क्रिएट कर देंगे. तो जैसे क्रिएट करेंगे तो जो नर्व इंपल्स यहाँ पे आई थी अब ये कंटिन्यू हो जाएगी अगले न्यूरॉन में, एंड सो ऑन इट विल बी ट्रांसमिटेड, एंड सो ऑन इट विल बी ट्रांसमिटेड. तो यहाँ पर देखें, ये एक न्यूरॉन की एंडिंग, ये दूसरी न्यूरॉन की एंडिंग. यहाँ पर दरमियान में कोई साइटोप्लाज्मिक जंक्शन नहीं है. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है? एक गैप मौजूद है. दिस गैप इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट और इट इज कॉल्ड साइनेप्स. दिस इज कॉल्ड साइनेप्स. अब हुआ क्या है कि जैसे ही यहाँ पर डीपोलराइजेशन हुई,
इस डीपोलराइजेशन से क्या हुआ कि यहाँ का जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है वो इंक्रीज होना शुरू हुआ, मतलब कि यहाँ का जो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइजेशन की तरफ जा रही है। दिस काइंड ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, और EPSP, एक्साइटेटरी, क्योंकि एक्साइटेशन किसने की है इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर, किसने की, सोडियम आयंस ने। सोडियम आयंस अंदर कैसे आए, जब यहाँ के सोडियम चैनल्स खोले। सोडियम चैनल्स कैसे खोले हैं, जैसे ही यहाँ पर एसिटाइल कोलिन आकर इस एसिटाइल कोलिन यानी कि कोलिनर्जिक या जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स भी इन्हें कहते हैं, इनके ऊपर आकर बाइंड की। तो दिस इज हाउ द बाइंडिंग ऑफ दिस स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर इट इनिशिएट्स द थ्रेशोल्ड लेवल। तो यहाँ से इस तरह से जब एक्साइटमेंट यहाँ पर होगी, यहाँ पर जो नेक्स्ट मेम्ब्रेन के पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, सो इसे कहते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। क्लियर। तो जैसे ही ये सोडियम आयंस अंदर आएंगे, अब उसकी फौरी बाद इमीडिएटली अब जो एसिटाइल कोलिन है इसके अंदर द न्यूरोट्रांसमीटर, इट विल बी द एसिटाइल कोलिन, it will be broken down by acetyl cholinesterase। क्लियर। और इसी तरह से जो एड्रेनालिन है, एड्रेनालिन, दिस इज अनदर न्यूरोट्रांसमीटर, इट इज ऑल्सो broken down by another enzyme, monoamine oxidase। ये MCQs के लिए मार्क कर लीजिए, ऑक्साइड, मोनोअमीन ऑक्साइडेज। सो ये एड्रेनालिन को ब्रेक डाउन करेगा, एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन कौन करेगा, इट विल बी मेटाबोलाइज्ड बाय द एसिटाइल कोलिन नेस्टरेज। ठीक है, इमीडिएटली इनका जो है वो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, कैटाबोलाइज हो जाएगी, एंड नाउ इट इज अगेन रेडी टू गेट अनदर नर्व इम्पल्स। और आपको बताया था कि एक नर्व इम्पल्स जो है, आई एम राइटिंग ओवर हियर, इन 1 second there are 250 nerve impulses which can pass through the neuron। 250 नर्व इम्पल्सेस 1 सेकंड में गुजर सकती हैं। दूसरी चीज कि यहां की जो स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स वो कितनी होती है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ऑन एन एवरेज स्पीड है जी 100 मीटर पर सेकेंड, बट द मैक्सिमम स्पीड जो देखी गई है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स हैज बीन 120 मीटर पर सेकेंड। 120 मीटर पर सेकेंड। एक इंसान, एक नॉर्मल इंसान, एक एवरेज इंसान 2 मीटर से भी कम हाइट का होता है, तो 100 मीटर या 120 मीटर 1 सेकंड में करेगी, तो इसी हिसाब से लगा लीजिए कि 1 सेकंड के कितने मिली सेकेंड्स के अंदर ये सारा काम हो रहा होगा। ठीक है, तो एक नर्व इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन पे जाते हुए टाइम कितना लगेगा, सो दिस इज एन अदर, सो उसे हम साइनेप्टिक डिले भी कहते हैं। साइनेप्टिक डिले दैट इज अबाउट अ मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड के बाद ये नर्व इम्पल्स जो है एक न्यूरॉन एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन एंडिंग पे पहुंच जाएगी। क्लियर। सो द नर्व इम्पल्स erases the synaptic knob which is the presynaptic membrane। तो यहाँ के कैल्शियम चैनल्स खुल जाएंगे, कैल्शियम अंदर आएगी, इट विल बाइंड to the syntaxin protein which is present on the synaptic vesicles। synaptic vesicles वो नीचे की तरफ प्रोपेल होंगे, नीचे मौजूद एक और प्रोटीन है साइनेप्टोब्रेविन, वो भी इस कैल्शियम से एक्टिवेट हो जाएगी, जिसको अट्रैक्ट करेंगे, सिंटैक्सिन एंड साइनेप्टोब्रेविन कॉम्प्लेक्स बनेगा। इट विल लीड टू द फ्यूजन ऑफ दिस एसिटाइल this synaptic vesicle to the presynaptic membrane। Acetylcholine, the neurotransmitter, will be released in the synaptic cleft or synapse, and the receptors on the postsynaptic membrane, they will catch these neurotransmitters, and as soon as there will be the binding of the acetylcholine to the neurotransmitters, the cholinergic or nicotinic receptors, so the sodium gates will be open and the sodium ions will diffuse from the outside to the inside of the next neuron, causing increase in the threshold level, and
starting the depolarization in the next neuron. तो जो इस वजह से जो एक्साइटेशन हो रही है इसे हम कहते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। याद रखिए इस बात को, क्लियर। और जैसे ही वो सोडियम गुजर जाएगा उसके फौरी बाद एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज और एड्रेनालिन को विद द हेल्प ऑफ मोनोअमीन ऑक्सीडेज। अब यहाँ पर दो चीज़ें और कि ये साइनेप्टिक वेसिकल क्या है। इट इज़ अ स्मॉल वेसिकल कैरिंग द न्यूरोट्रांसमीटर क्लियर। और न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स, these are the chemical messengers which transmit nerve impulse from one neuron to the next clear। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं डियर स्टूडेंट्स ये मुख्तलिफ तरह के होते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जो सीएनएस के अंदर सीएनएस न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी विद इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दे आर फोर इन नंबर, नेमली डोपामीन, number 2 serotonin, number 3 adrenaline, and number 4 noradrenaline. So these are the neurotransmitters within the CNS, ठीक है। So these are neurotransmitters within CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। और आउटसाइड CNS मतलब कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आउटसाइड द CNS जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है, द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर is acetylcholine, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, याद रखिएगा। आउटसाइड द सीएनएस मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइलकोलिन, व्हाइल विद इन द सीएनएस डोपामिन, सेरोटोनिन, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। So these are the four neurotransmitters within the CNS. Clear? Now, dear students, there is a little bit information regarding the types of neurotransmitters. तो एक तो क्लासिफिकेशन पढ़ी हमने, एक तो क्लासिफिकेशन लोकेशन के एतबार से पढ़ी, दैट इज विद इन द सीएनएस एंड आउटसाइड द सीएनएस। तो विद इन द सीएनएस कौन से हैं? वो चार तरह के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, द डोपामिन एंड सेरोटोनिन, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। और जबकि आउटसाइड द सीएनएस मतलब कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज एसिटाइलकोलिन। अब एक और क्लासिफिकेशन है न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिलेटेड टू दैट इज बेस्ड अपॉन द परमेबिलिटी टू सोडियम आयंस, ठीक है। तो उसके एतबार से देखें तो दो तरह के मजीद न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। नंबर 1 दे आर कॉल्ड एज एक्साइटेटरी, and number 2 are the inhibitory. Excitatory neurotransmitters they increase the permeability of sodium ions. While the inhibitory neurotransmitters, they decrease
the permeability of sodium ions when they bind onto the receptors on the postsynaptic membrane. At postsynaptic membrane. At postsynaptic membrane. Clear? इसमें एग्जाम्पल्स एक्साइटेटरी की, जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, एक तो इसमें एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, and which are also known as epinephrine and norepinephrine, serotonin, and the dopamine. Clear? So adrenaline and noradrenaline, these increase the heart rate during stress or emergency situation, while serotonin and dopamine, they affect the sleep, they affect the mood, they affect learning. Affect learning. Clear? तो ये चारों जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये हार्मोन के तौर पर भी एक्ट करेंगे. ये बात ज़रा गौर से सुन लीजिए. यही चार न्यूरोट्रांसमीटर्स ये हार्मोन के तौर पर भी काम करेंगे. क्लियर? और ये कहाँ पर मौजूद हैं? दे आर प्रेजेंट विद इन द CNS और आउटसाइड द CNS दैट इज एसिटाइलकोलिन. सो एंड द फिफ्थ वन इज एसिटाइलकोलिन. दिस इज excitatory neurotransmitter outside CNS, or we can say in PNS, the peripheral nervous system. Clear? जबकि इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनका क्या काम होता है कि ये परमेबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं. ठीक है, सोडियम आयंस की, ताकि एट द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, तो ताकि जो नर्व इंपल्स है वो जल्दी स्टार्ट ना हो सके, आगे पास ना कर सके, डीपोलराइजेशन ना हो सके. तो इसमें दो एमाइनो एसिड्स हैं. इसमें एक तो गाबा, दैट इज गैमा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड, और दूसरा है दैट इज ग्लाइसिन. दैट इज ग्लाइसिन. तो ये दो एमाइनो एसिड्स हैं. दिस आर द टू एमाइनो एसिड्स विच आर इनहिबिटरी इन नेचर. और इसी के साथ एक और है दैट इज एंडोर्फिन. एंडोर्फिन भी ये इनहिबिटरी है एज वेल एज ये न्यूरोट्रांसमीटर के और हार्मोन दोनों के तौर पर काम करेगा. और ये काम क्या करता है इसका? इट रिलीव्स पेन, यानी कि पेन किलर के तौर पर काम करता है. नेचुरल पेन किलर है जो कि ब्रेन सेल से रिलीज होता है. ठीक है, अब एक आपको एग्जांपल यहाँ पर एक और बताता चलूँ. एक जो एसिटाइलकोलिन है, आपको बताया था कि एसिटाइलकोलिन जैसे ही बाइंड करती है अपने वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर, निकोटिनिक या जिनको कहते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, तो उनको एक्साइट कर देती है. ठीक है, ताकि नर्व इंपल्स आके पास हो सके. लेकिन जैसे ही ये पास हो जाती है नर्व इंपल्स, तो इसको डिस्ट्रक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ, इसका ब्रेकडाउन कौन करता है? एसिटाइल कोलिन नेस्टिरेज. ये एक एंजाइम है जो कि इसका ब्रेकडाउन कर देगा और नाउ इट्स ओवर.
लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता चलूं कि इसका एक इर्रिवर्सिबल इनहिबिटर है, इस एंजाइम का एक इर्रिवर्सिबल इनहिबिटर है, दैट इज सारिन गैस। ये गैस जो है इर्रिवर्सिबली बाइंड करती है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज के साथ। तो जब एसिटाइल कोलिनेस्टरेज के साथ बाइंड कर जाएगी तो एसिटाइल कोलिन की ब्रेकडाउन नहीं होगी। एसिटाइल कोलिन ब्रेकडाउन नहीं होगी तो इट विल लीड टू मसल्स विल रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ही रहेंगे, मतलब कि वो रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। और खतरनाक कब है ये? इट इज डेंजरस व्हेन द डायफ्राम अगर ऐसा होगा सो इट विल लीड टू ब्रेथलेसनेस, सांस ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि डायफ्राम का क्या रोल होता है, ठीक है, कि वो किस तरह से हमें सांस लेने में मदद दे रहा होता है। तो इट विल लीड टू ब्रेथलेसनेस एंड लीडिंग टू डेथ। तो ये काफ़ी खतरनाक गैस है सारिन गैस। ये सिंथेटिक गैस है, आमतौर पर एक केमिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल की गई है और मुख्तलिफ जगहों पे कई लोगों की जानें इनसे जानबूझ के ली गई हैं। लाइक द टोक्यो एक इंसिडेंस हुआ था, उसमें ये सारिन गैस को ये लिक्विड फॉर्म में भी है और ये वेपर फॉर्म में भी है। अगर इसको लिक्विड फॉर्म में रिलीज़ किया जाए तो ये वेपोराइज हो जाती है और उसके बाद फिर जैसे जैसे इनहेल होगी तो ये इस एंजाइम के साथ बाइंड करेगी तो एसिटाइल कोलिन जो है वो उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्टेड ही रहेगा। मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर the person. So it may lead to the death if the diaphragm becomes and the intercostal muscles, वो muscles contract ही रह जाए, क्योंकि आपको पता है हमारे जो lungs हैं वो स्पॉन्जी हैं, उनको contract करवाना पड़ता है, उनको रिलैक्स करवाना पड़ता है, मतलब उनको इन्फ्लेट करवाना पड़ता है, डिफ्लेट करवाना पड़ता है, वो खुद से नहीं होते। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट ही रह गया तो वो उसको ऊपर चढ़ा के रखेगा, मतलब कि वो एक जो लाइक द एक्सपायरेटरी फेज में रहेगा, एक्सपायरेटरी फेज में रहेगा तो इनहेल नहीं हो पाएगा। इनहेलेशन जो है वो फिर मुश्किल हो जाएगी, मतलब कि ठीक है, उसमें इट विल लीड टू वेरियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और इससे इमीडिएट डेथ भी हो सकती है, ठीक है, अगर डिपेंडिंग अपॉन द कि अमाउंट कितनी गई है उसकी। लेकिन याद रखें जितने ये एंजाइम्स ब्लॉक हो जाएंगे उतनी ही ज़्यादा एसिटाइल कोलिन जो है वो ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगी, क्योंकि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड रहता है तो उससे क्या होता है, इट लीड्स टू इन्फ्लेशन, कि लंग्स को इन्फ्लेट ही रखे रखो, ठीक है, तो इट विल बी डेंजरस।